हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, फार्मेसी करने के बाद, खास करके बी फार्मा करने के बाद, हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वो ड्रग इंस्पेक्टर बने। भले ही वो पैसे के लिए हो या फिर वो पावर के लिए हो, क्योंकि फार्मेसी प्रोफेशन में एक सबसे बड़ा जो प्रोफेशन है वो ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या सब्जेक्ट्स आती हैं और कितनी सैलरी होती है एक ड्रग इंस्पेक्टर की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ड्रग इंस्पेक्टर की, तो ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और ये अगर हम यहाँ पे देखें कि इस गवर्नमेंट ऑफिसर का काम क्या होता है, तो इनको जो भी ड्रग बन रही है, जो भी दवाएं बन रही है, उन दवाओं के अंदर में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल है उनको फुलफिल करवाने का काम होता है एक ड्रग इंस्पेक्टर का, कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है और जो दूसरे एक्ट है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो भी सेलिंग कंपनियां हैं, वो अपनी दवाओं के ऊपर ये नियम का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसको देखने का काम होता है एक ड्रग इंस्पेक्टर का। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं। ये अब शिकायत भी है और रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारे जो वीडियोज हैं उन पे व्यूज आते हैं और व्यूज आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और नहीं आते तो बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलता और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को जरूर शेयर किया करिए अपने दोस्तों के पास, जिससे उनकी भी जो क्वेरीज हैं, उनके भी जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सके। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो कंडक्ट कैसे होता है, कहाँ से होता है, तो जैसे सेंट्रल लेवल पे अलग एग्ज़ाम होता है एक ड्रग इंस्पेक्टर का और स्टेट लेवल पर अलग एग्ज़ाम होता है। तो सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है या फिर एसएससी एग्ज़ाम कराती है। ये थोड़ा सा टफ इसलिए होता है क्योंकि पूरे कंट्री लेवल का होता है और इसमें सेंट्रल लेवल में होता क्या है कि आपको सेंट्रल लेवल में आपको ये देखने को मिलता है कि वैकेंसीज बहुत कम आती हैं और जो कंपटीटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है पूरे सेंट्रल के अंदर, ठीक है। तो ये होता है जो सेंट्रल करवाती है। और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट अपने अलग अलग नाम से ड्रग इंस्पेक्टर के वैकेंसीज निकालती है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो स्टेट के अंदर, जैसे हर स्टेट के अंदर अलग होता है तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या किस नाम से निकाल सकती है। तो यहाँ पे कंपटीशन वहाँ पे भी होता है, थोड़ा सा कम होता है क्योंकि जो कंपटीटर होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। तो ये होता है कि इसकी वैकेंसीज कहाँ आती है, सेंटर में और यहाँ पे स्टेट में। ओके, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि जो बी फार्मा जिन्होंने किया है वही केवल अप्लाई कर सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, बी फार्मा या फिर आपने फार्मास्यूटिकल साइंस में बीएससी किया हो, फार्मास्यूटिकल साइंस में अगर आपने बीएससी किया है, चाहे वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से किया है या मेन सब्जेक्ट आपका था माइक्रोबायोलॉजी, तब भी आप एलिजिबल होते हो एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। बशर्ते ये तो था आपका थ्योरेटिकल एलिजिबिलिटी। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, क्या एक्सपीरियंस होते हैं, तो एक्सपीरियंस में आपको 3 प्रकार के एक्सपीरियंस मांगते हैं। ये तीनों में से आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होते हो। मतलब आप डिग्री के बाद में जो आपने बीएससी या फिर बी फार्मा किया है उसके बाद में आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 18 महीने का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए शेड्यूल सी की ड्रग्स में। अगर आपके पास ये है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास 18 महीने का टेस्टिंग एक्सपीरियंस है शेड्यूल सी ड्रग की, ठीक है। मतलब जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, अगर वहाँ पे आप का एक्सपीरियंस है शेड्यूल सी ड्रग में, या फिर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है शेड्यूल सी ड्रग की, वहाँ पे अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तब भी आप एलिजिबल हो एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल सी ड्रग्स क्या होती हैं। शेड्यूल सी ड्रग्स में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे वैक्सीन है, जैसे शेरा है, टॉक्सिन है, इंसुलिन है, ये सारी चीज़ें आती हैं। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस उस जगह पे लेते हो तभी आपको 18 महीने का एक्सपीरियंस मिल पाएगा, और अगर आप टैबलेट कैप्सूल्स में लेते हो तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होते हो। ये तो हो गया आपका एक्सपीरियंस, और एक एक्सपीरियंस चाहिए। 2 एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपके पास तीसरा एक्सपीरियंस है तब भी आप एलिजिबल होते हो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, और वो एक्सपीरियंस है आपके पास
3 साल का इंस्पेक्शन एक्सपीरियंस होना चाहिए शेड्यूल सी की ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है। मतलब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्पेक्शन ऑफ द शेड्यूल सी ड्रग्स, मतलब ऐसी लेबोरेटरी के इंस्पेक्शन का जहाँ पे शेड्यूल सी ड्रग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आप ये सब करता कौन है, ये सब जैसे आप बन गए पहले क्वालिटी कंट्रोलर बन गए हैं, तो वहाँ पे आप 3 साल का एक्सपीरियंस पा जाएंगे, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तो है आपका 18 महीने का एक्सपीरियंस आप ले लीजिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये तो था आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या होता है आपके डी फार्मा का। एग्जाम पैटर्न वैरी करता है आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ओके, दोनों में अलग अलग होता है। बट हम बात करेंगे, अगर एक कॉमन बात करें दोनों की, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका एग्जाम जो है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। तो सबसे पहला आपका होता है रिटन टेस्ट, और दूसरा होता है आपके फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट जिसमें मेडिकल टेस्ट बोलते हैं, और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है इंटरव्यू। अगर हम बात करें रिटन टेस्ट की, तो रिटन टेस्ट में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जो सब्जेक्ट आपके वी फार्मा के अंदर आते हैं। तो वी फार्मा के अंदर अगर आप जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनको आपने तैयार कर लिया है, तो आप अच्छे से भी ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें कि जो रिटन टेस्ट है वो कैसा होता है और उसका पैटर्न क्या होता है, तो इसमें 2 प्रकार का एग्ज़ाम होता है। एक होता है आपका फार्मेसी का एग्ज़ाम लगभग 200 नंबर का, और 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है जनरल नॉलेज का, ठीक है। 1 घंटे का 50 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम होता है जनरल नॉलेज का, और 200 नंबर मतलब 200 मार्क्स के जो है फार्मेसी के एग्ज़ाम होते हैं 2 घंटे के लिए। देखिए हर स्टेट में अलग अलग है एग्ज़ाम पैटर्न, और कभी कभी किसी किसी स्टेट में 3 घंटे का एग्ज़ाम ले लेते हैं, और उस 3 घंटे में क्या करते हैं कि उसी में सारे क्वेश्चंस मिक्स कर देते हैं, फार्मेसी के भी और जनरल नॉलेज के भी, ठीक है। लेकिन अक्सर क्या होता है, ये दोनों एग्जाम अलग अलग समय पे होते हैं, 2 घंटे के और 1 घंटे के, ठीक है। तो 2 घंटे में आपके वो सारे फार्मेसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने वी फार्मा पे पढ़े हैं, जिसमें मेन सब्जेक्ट जो आपका होता है वो होता है फॉरेंसिक साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एनाटॉमी एंड हेल्थ एजुकेशन एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने बोल दिया है। तो ये सारे आप स्लाइड्स में देख सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं बी फार्मा के जो कि मेन होते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी बात करो माइनस मार्किंग की, तो स्टेट वाइज वो डिफर करता है, वेरी करता है कि माइनस मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, कभी कभी रहती है कभी कभी नहीं रहती है। और अगर सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में माइनस मार्किंग पक्का रहती है, वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जाम पैटर्न जिसमें हमने रिटर्न टेस्ट की बात कर ली। और फिर रिटर्न टेस्ट अगर क्वालिफाई कर लेते हो, रिटर्न टेस्ट अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट होता है, इसे मेडिकल टेस्ट भी बोलते हैं, और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए भेज दिए जाते हो। और जब इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर लेते हो तब आप बिल्कुल एक ड्रग इंस्पेक्टर के पोस्ट पे तैनात हो जाते हो। तो ये था आपका कुछ सब्जेक्ट और एक्सपीरियंस, एग्जाम पैटर्न, ये सारी बातें थी। अब लास्ट हम बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है, क्योंकि सैलरी से मोटिवेशन मिलता है। तो सैलरी क्या होती है ये देखिएगा। तो दोस्तों सैलरी यहाँ पे डिफर करती है, फिर वही बोलूँगा, हर स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। फिर भी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में शुरुआत करते हो तो आपका 42-45 से शुरुआत हो जाती है जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, और लगभग 1,05,000 तक या 1 लाख, लगभग 1,05,000 तक आपकी सैलरी जाती है टॉप में जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं। और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 35K या 35,000 से आपकी सैलरी शुरू होती है और लगभग 70,000 70K तक जाती है। तो ये कुछ था जो सैलरी के बारे में। तो फ्रेंड्स सैलरी महत्वपूर्ण नहीं है, पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आपकी सैलरी वैसे वैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जैसे जैसे काम करोगे और जब तक आपका काम आएगा तब तक सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ था आपका जो ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में कुछ बातें थी। अगर आपको ये कुछ समझ में आया हो तो ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स इन सभी बातों के बाद मैं आपसे थोड़ी बात एक करना चाहूँगा कि जो लोग जीपैड का एग्ज़ाम दे रहे हैं,
जीपैट का एग्ज़ाम देने वाले जो है उसी सब्जेक्ट को पढ़ के ड्रग इंस्पेक्टर निकाल सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि पैटर्न लगभग सेम होता है, क्वेश्चन सेम तरीके से पूछे जाते हैं, तो उनके पास बहुत सारा नॉलेज, तो वो ज़रूर ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं और आप भी बन सकते हैं। बस आप लगन से पढ़ते रहिए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा और पढ़ते रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इस चक्कर में जिसको लग गया कि एग्जाम नहीं होगा उन्होंने कॉपी किताब रख दी। नहीं, आपका लक्ष्य इतना छोटा नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट इतना छोटा रहेगा तो आप लाइफ में क्या करोगे। अगर लाइफ में कुछ करना है तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी और बहुत छोटी सी शिकायत है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो और वीडियो इतने कम चलते हैं कि हमें मोटिवेशन बिल्कुल नहीं मिलता है और वीडियो बनाने की ज़रा सी भी इच्छा नहीं होती है। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा जाए और हमें मोटिवेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।